हम जो मिडिल क्लास होते हैं ना, तो उनसे ना एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। हमको ना फेल होना ना मतलब ऐसा एक्सेप्ट नहीं हो पाता फिर से। 4 महीने में किसी एस्पिरेंट को अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना है तो उसके मूल मंत्र क्या होना चाहिए? तो ऐसा था कि वॉमिटिंग होती थी तो उसमें ब्लड आने लगा। अब मुझे लगा कोरोना हो गया, मैं क्या करूंगा। एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है किसी के लिए पढ़ना? तो जिसके पास 3-4 महीने हैं तो उसे एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। थर्ड पेपर को ना बनाया ऐसा गया है ना कि आप डर जाओ। तो मेरे को ना मोटिवेशन के लिए बोलते हैं ना, यहाँ से आता था मोटिवेशन। मैं ये सोचता था कि रूम में बैठ के पढ़ना ज्यादा ईजी है कि खेत में काम करना ईजी है। डिफिकल्ट क्या है? Right. बोले नहीं यार, कितने बैठ के कैसे पढ़ पाए। भाई वो दिन भर धूप में काम कर रहे हैं, इससे डिफिकल्ट क्या होगा। क्योंकि मैथ ना बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। 2020 में ना आधे लोगों की नैया इसलिए डूब गई है। भाई तुम्हारे माँ बाप काम कर रहे हैं, उधर जॉब कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहा है, आप क्या कर रहे हो उधर पे? आप टाइम पास करो, आप जो करने आए करो ना। कोचिंग वाले कहते हैं कि जो ब्लेजर पहन के आता है उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, तुम पहन के क्यों नहीं आए हो? तो इसमें मेरा जवाब ये था। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट हर एस्पिरेंट के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक को रखा है। जाइए उस लिंक को फिल कीजिए। उस लिंक को फिल करने से आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। आपको मिल सकती है वहाँ से एमपीपीएससी से रिलेटेड फ्री कैरियर काउंसलिंग। उसका फ़ायदा उठाइए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आपके जो भी सवाल है उस फॉर्म में आखिरी में सजेशन या कमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप आपके सवाल भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय जीएस स्टडी कैफे, जहाँ आपको मिलता है लाइब्रेरी से बेहतर माहौल आपकी बेहतर पढ़ाई के लिए। Thank you so much. Let's start the video. Hello everyone, this is आशीष नामदेव, the host of Indian Aspirant Show। और इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हमारे साथ एक बेहतरीन इंसान है जिनका सिलेक्शन अभी रिसेंटली डीएसपी के पद पर हुआ है, मिस्टर दीपक सिंह मरावी। इनका सिलेक्शन 2020 का जो रिजल्ट आया था उनमें भी डीएसपी पद इन्हें मिला था, 2019 में फिर से डीएसपी पद इन्हें मिला है। तो इनसे जानेंगे कैसा रहा इनका सफ़र, इंजीनियरिंग के बाद में पीएससी में कैसे आए, क्या पूरी कहानी है, क्या स्ट्रैटेजीज़ है। प्लीज़ वेलकम मिस्टर दीपक सिंह मरावी ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। दीपक भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू आशीष भाई, मुझे भी बहुत इंतज़ार था आपके शो में आने का। इट्स बीन प्लेजर टू होस्ट यू। कई बार हमने पहले बात की, मिले, काफ़ी डिस्कशंस हुए, घूमे, लेकिन हम लोग पॉडकास्ट नहीं कर पाए थे। आई एम एक्साइटेड टू होस्ट यू। थैंक यू भाई। नाइस। क्या चल रहा है सिलेक्शन के बाद, क्या लाइफ है? सेकेंड टाइम सिलेक्शन का वो आप चार्म, वो ग्लोरी फील कर रहे हो, क्या हो रहा है? सेकेंड टाइम का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट था 2019 का। तो 2019 में अपना नाम लिस्ट में देखना अपने आप में मतलब इतना अच्छा महसूस कर रहा है कि क्या बता दे। 2020 में मैं डीएसपी बना, तब तो एक अलग फीलिंग थी कि पहली बार कोई जॉब मिली, पोस्ट मिली है। लेकिन 2019 की लिस्ट में अपना नाम देखना सबसे इम्पोर्टेंट और साथ ही साथ मेरी दीदी का हुआ, तो दो लोगों का एक साथ नाम देख के बहुत अच्छी फीलिंग आई। वंडरफुल। दीपक भाई, मैंने आपकी कहानी सुनी है। आई नो कि वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। हर एस्पिरेंट जो इस वक्त इस एपिसोड को देख रहा होगा उसकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड होने वाली है आपकी कहानी से। मैं चाहूँगा सबसे पहले आपकी जो कहानी है वो आप पूरी ऑडियंस को पहले बता दें। सबसे पहले तो मैं एक डिंडौरी ज़िले के सहपरा तहसील है, उसके पास मंगेला गाँव है, तो उधर से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और एक ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और उसके पहले कुछ फैमिली बैकग्राउंड में बताऊँगा। तो फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा है कि मेरे दादा दादी जो कि नॉर्मल खेती करते थे, मजदूरी करते थे, और उनके 5 बच्चे थे जिसमें से हमारे पापा सबसे छोटे थे। तो उन्होंने मतलब मजदूरी करके बच्चों को पाला, और उस समय एजुकेशन का इतना रोल नहीं होता था। तो 5 में सिर्फ हमारे पिताजी जो हैं बस उन्हीं की ही पढ़ाई हुई है। तो उन्होंने एमए किया है हिंदी लिटरेचर से उस ज़माने में, आरडीवीवी जबलपुर से। और जो हमारी दादी थी, तो जब हमारे पापा छोटे थे तो हमारे दादाजी का देहांत हो गया था। तो हमारी दादी ने जो लकड़ी बेच के तो ये सब करके बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और पढ़ाया, जिसके कारण फिर पापा की जॉब लगी। 90 वाले उसमें जॉब लगी। 98 में पापा ने किया, तो पटवारी से पापा ने शुरू किया। ओके। तो वो एक उनका स्ट्रगल था। और मेरी मम्मी का ऐसा है कि नाना नानी अनपढ़, ओके, तो जितना हो सका वो मम्मी हमारी इकलौती, तो उन्होंने उनको पढ़ाया। तो ऐसे कर का हुआ। तो उसके बाद पापा की जर्नी शुरू हुई पटवारी से। तो उन्होंने अपनी पहले की जो एक देखी बेरोजगारी वाली जो लाइफ है वो देखी, वो बहुत हमारे लिए इंस्पिरेशनल थी। मतलब वो हमको बहुत सीख देती थी। उन्होंने बताया कि गरीबी क्या होती है, हर चीज़ उन्होंने देखी है। सही बात है। तो उनका एक प्रभाव है वो हम पे बहुत पड़ा कि एक बैलेंस बना के चलना, ज़मीनी स्तर पर रहना, वो सबसे इम्पोर्टेंट था।
फिर उन्होंने वो खुद पढ़े, उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। फिर उसके बाद पापा ने हमको भी पढ़ाया लोअर स्तर पे, वहाँ पे पटवारी थे, चल रही थी हमारी पढ़ाई, 3 भाई बहन हैं हम, सबकी पढ़ाई चल रही थी। फिर उसके बाद 12th भी मैंने वहीं सेहप्रा से ही पूरी की है। उसके बाद फिर मैंने JEE क्लियर किया। तो JEE मैंने फर्स्ट टाइम क्लियर किया। तो JEE क्लियर किया तो मुझे ये नहीं पता था कि चॉइस फिलिंग करनी कैसे होती है। और उस साल पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी 2013 में। मुझे नहीं पता चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। मैंने कॉलेज थोड़े बहुत भर दिए, ऑटोनॉमस होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कैफ़े नहीं, कोई कंप्यूटर, कुछ वो नहीं। तो उसके कारण मेरा 1 साल का लॉस हो गया। और मुझे पता चला कि मेरे से कम नंबर वाले को जीवाजी यूनिवर्सिटी में मिल गई है इंजीनियरिंग। और मैथ में अच्छा होने के कारण वो एक दिमाग पे रहता है कि अपने को इंजीनियरिंग ही करनी है। तो वो वाली चीज़, और उसकी उतनी समझ नहीं होती, बस जो माहौल चलता है। तो अपन ने JEE फिर से दिया। फिर मुझे MITS कॉलेज मिला ग्वालियर। तो वहाँ से एक नई लाइफ शुरू होती है मेरी। और कॉलेज की लाइफ, अब हम कहलाए हिंदी मीडियम के छात्र, प्रॉपर हिंदी मीडियम के छात्र। तो पहली बार गया मैं कॉलेज। तो उसकी एक फर्स्ट डे की कहानी है। ठीक है। मैं अपने दोस्त के साथ, मेरा दोस्त शहडोल का था, तो रूममेट थे हम बाहर। हम पहले डे गए, फर्स्ट डे था हमारा कॉलेज में, बन ठन के कि भाई आज तो फर्स्ट डे है। हम चले गए सेकेंड ईयर की क्लास में। क्या था कि उसमें जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट में एक कोड होता है हर सब्जेक्ट का, कि BME 401 ऐसे करके अलग अलग होता है। हमने सोचा कि वो रूम नंबर है। तो हमने रूम नंबर समझ के हम चले गए। ठीक है। अब फर्स्ट डे ही हम सेकेंड ईयर की क्लास में बैठ गए। अब हमको समझ नहीं आ रहा कि हम सोच रहे फर्स्ट ईयर में तो इतना डिफ़िकल्ट पढ़ाते नहीं हैं। तो चल रही क्लास। अब कुछ स्टूडेंट वहाँ से पूछ रहे, बोले भाई तो आप लोग पॉलीटेक्निक वाले हैं क्या? तो मेरा दोस्त बोलता है नहीं फर्स्ट ईयर हैं हम। तो ये वाली चीज़। उसके बाद उसने बोला, फिर किसी ने कंफर्म किया, बोले नहीं पॉलीटेक्निक वाले हो क्या? बोले नहीं हम न्यू फ्रेशर्स हैं। तो बोले फर्स्ट ईयर नहीं है ये बेटा, सेकेंड ईयर है। हम तुरंत पीछे से किसके, तो फर्स्ट ईयर की कहानी है थी। सही। फिर कॉलेज की एक लाइफ शुरू होती है हमारी। तो हिंदी मीडियम को बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, खासकर पूरी इंजीनियरिंग इंग्लिश में। हमें समझ नहीं आ रही क्या है। फर्स्ट डे क्लास में फिजिक्स के टीचर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सब इंग्लिश में आ रहा। ये सब तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं था इंग्लिश में। तो ये सब चीज़ें चलती गई। फर्स्ट ईयर वो बैक लग रहे, सेकेंड ईयर लग रहे। तो ऐसे करके फिर मेरा एक सेमेस्टर बैक हो गया। वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए था कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, ऐसा करके। उसके बाद आगे बढ़ते गई, थोड़ा एक डिप्रेशन का पीरियड आ गया उसमें। क्यों, मतलब क्या हुआ ऐसा? कुछ फैमिली वाली चीज़ें थी, और साथ में ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन, हम जो मिडिल क्लास होते हैं ना, तो उनसे ना एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि जैसे भी हो आप चलते चलो। हमको ना फेल होना ना, मतलब ऐसा एक्सेप्ट नहीं हो पाता फिर से। आप 12th तक कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, अचानक से आप फेल हो जाते हो। खुद में लगता है कि आप फैमिली को नहीं बता सकते, क्या सोचेंगे, वो बाहर रहता है क्या करता होगा। मतलब हम ना खुल के खुद की बात नहीं बता पाते। लड़कों का होता है ये कि खुद की ना, मतलब जो फीलिंग होती है हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर वो अंदर ही अंदर चीज़ें चलती रहती है, और वो जब ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर दिक्कत होती है। तो जब मैं 3rd ईयर में था, मेरा सेम बैक लग गया, तो मैं कॉलेज नहीं जाता था, रूम पे रहता था। वो 6-8 महीने बहुत सबसे गंदा जो कहना चाहिए ना, वो चल रहा था समय मेरा। और मैं किसी को नहीं बता रहा, किसी से मिल नहीं रहा, कुछ नहीं, रूम पे रह रहा, रात में जाग रहा, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी सिस्टर से, बड़ी सिस्टर से बात करी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। और भी रीज़न थे उस समय, तो समझ नहीं आ रहा। फिर उसने बोला कि कुछ कर, बाहर जा, घूम, कुछ लोगों से मिल, बात कर। तो मैंने वो शुरू किया कि मैं जिम जा रहा या फिर घूमने जा रहा, मतलब कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा। फिर धीरे धीरे करते करते जब मेरे सब्जेक्ट भी क्लियर होने लगे, तो जब मतलब मेरा 4था साल था, फाइनल ईयर, जो कि मेरे लिए 3rd ईयर ही कहलाएगा, तो वो था। फिर तब से मैंने किया कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना, मैं इंजीनियरिंग में ऐसे नहीं कर सकता। और एक चीज़ और मैंने समझ ली कि मैं इस फील्ड में बहुत बेहतर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि मैं कर नहीं रहा पढ़ाई उस हिसाब से, मुझे समझ नहीं आ रही, सिंपल सी चीज़ समझ नहीं आ रही। मैंने ले लिया है, लेकिन ये है कि अपन इसमें फंसे हैं, तो अपन इससे निकलेंगे, अपनी मेहनत से निकलेंगे। तो मैं सुबह से लाइब्रेरी चला जाता था, फिर खुद से ही बुक, फिर फ़ोन का यूज़ करके ट्रांसलेट करके कि क्या आता है पेपर में क्या नहीं आता, ये सब।
तो मेरा एक सब्जेक्ट था, तो उसमें मतलब ऐसा था कि मिड टर्म होते थे, मैंने कोई मिड टर्म नहीं दिए थे, नहीं जाता, डिप्रेशन का वो चल रहा था, मैं कोई मिड टर्म नहीं देने जाता। तो उसमें मुझे पास होने के लिए उस सब्जेक्ट में, मतलब अगर वो सब्जेक्ट पास नहीं करता तो 6 महीने और बढ़ जाते हैं। राइट। तो 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें मेरे को चाहिए थे 45। ठीक है। और मेरे लिए ऐसा था कि बाकी सब पेपर तो मैं क्लियर कर लूँगा, इस पेपर का क्या करूँगा मैं, वो था मशीन डिज़ाइन का, और मुझे नहीं आती थी। मैं टीचर से बात किया, सर ऐसा है वैसा है, तो सर लोग बोले पढ़ो फिर कैसे, और मेरे को समझ नहीं आती थी। भाई मैंने दिन रात लगा दिया वो सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि 70 नंबर में आपको 30-40 बड़े मुश्किल से आते थे लिखने के लिए, ये वो। फिर मैंने बहुत करी, बहुत, और ऊपर वाले का ऐसा था कि मेरे को आए 48 नंबर। मतलब ऐसा। फिर ये चलता रहा, फिर मैंने बोला यार अब तो सही चल रहा है ये सब चीज़ें, मेहनत करने की आदत। हाँ, फिर लास्ट ईयर जो था उसमें जम के मेहनत करी मैंने, उसमें कोई बैक नहीं लगा, मतलब 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर कोई बैक नहीं लगा, मैंने बहुत मेहनत करी उसमें। और तभी फिर लास्ट ईयर में मैंने सोचा कि करना क्या है मेरे को आगे। फिर दीदी लोग से, दीदी पीएससी कर रही थी उस वक्त, तो उसने बोला कि तेरे को जो भी करना है कर। तो जहाँ मैं रहता था तो उधर एक मेरा बहुत खास दोस्त है, तो उसके भैया थे, तो उन्होंने बोला कि तू MPPSC भी ट्राई कर सकता है, और दीदी लोग कर ही रहे थे। बट ऐसा है ना कि वो प्री मेंस इंटरव्यू 3 प्रोसेस, हाँ। और अपन वैसे ही इतने फेलियर कि अपने से सब्जेक्ट नहीं निकल रहे, इतनी प्रोसेस कहाँ से होगी। वाइवा में वो डर लगता, अपन वैसे वाले कि वाइवा में पता नहीं क्या पूछेंगे सर, ये है वो है, कभी फेस नहीं कर पाना डर, मतलब अंदर ही अंदर बहुत वैसा था। इंट्रोवर्ट के लिए ना ये होता है। फिर उसके बाद उन्होंने समझाया कि नहीं कर, ट्राई कर। फिर मैं कुछ दिन के लिए इंदौर भी आया, तो इधर फ्लैट में रहते थे भैया दीदी सब लोग रहते थे, तो उनमें से सब तैयारी कर रहे थे, कोई कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा था, कोई रेंजर बन चुका था। तो यहाँ आने के बाद ना थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब आई मुझे कि भाई एक भैया है प्रवीण भैया, तो उन्होंने मुझे, वो रेलवे में है अभी, तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई। मैंने बोला भैया इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं आगे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला तूने ट्राई किया है क्या? हाँ। मैंने कहा हाँ भैया ये भी बात है, मैंने पूरी दम से ट्राई नहीं किया, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। तो बोले पहले ट्राई करना, फिर तुझे समझ में आएगा कि तू अच्छा है कि नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ ट्राई किया, फिर NCERT पढ़ना शुरू किया। लास्ट 8 सेमेस्टर चल रहा था, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था, समझ नहीं आता था। मतलब ऐसा है ना कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, और कब से छूटी है आपकी पढ़ाई, तो पढ़ता था जैसे तैसे, समझ आता था कि हाँ इतना था मेरा कि पढ़ लूँ ताकि मैं बाद में पढ़ूँ तो मेरे को समझ में आए कि कौन क्या है। मैंने थोड़ी बहुत वहाँ पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद मेरी जो इंजीनियरिंग है तो वो 2014 बैच से 18 चलना था, तो मेरा 1 साल हो गया, 19 हो गया। ठीक है। और खासकर आप एक एक्स स्टूडेंट होते हैं ना कॉलेज में, तो आप जो बाकी स्टूडेंट का बिहेवियर होता है ना, वो आपके प्रति ऐसा होता है ना कि यार ये क्या ही कर लेगा, वो सही नहीं होता है। तो उस चीज़ से, वो इसको हीन दृष्टि बोलते हैं ना, वो भावना से कहीं ना कहीं लोग देखते थे, और हमको भी लगता था यार ठीक है अब क्या कर दें। करेक्ट। लेकिन लास्ट सेमेस्टर में एक चीज़ मैंने तय कर ली थी कि मैं PSC करने वाला हूँ, और जो करूँगा लाइफ में अब उसमें अपना 100% दूंगा, ताकि मेरा ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैं कर नहीं पाया या मैंने किया नहीं। करेक्ट। मतलब ऐसा है कि 100% दूंगा, हारूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ थी। फिर मैंने 2019 में आया मैं इधर पे, जुलाई में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी एक। ठीक है। प्री मेंस एक साथ मैंने ज्वाइन की थी, तो उधर से क्या था कि हमारे ही मामा जी के लड़के हैं, तो उनका सिलेक्शन हो चुका था। तो ऐसा था कि एक होता है ना फैमिली में किसी का हो जाए तो आपको मोटिवेशन आता है कि नहीं कर सकते हो करके। करेक्ट। और मेरी दीदी पहले से कर रही थी, तो ऐसा था कि गाइडेंस मिल जाएगा। जुलाई में आया, 6 महीने कोचिंग चली, नवंबर में नोटिफिकेशन आ गया कि आपका पेपर है। राइट। तो मैंने कोचिंग में मतलब जी जान लगा दी पढ़ाई में। मैं सबसे पीछे बैठता था शुरू में कोचिंग में। फिर मैंने बोला कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, क्योंकि होता है ना कि हम अभी शुरुआत किए हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। राइट। फिर मैंने बोला भाई जब तक टीचर बोल रहा है और मैं जब तक क्वेश्चन नहीं उठा रहा या कुछ पूछ नहीं रहा, फिर क्या मतलब रह गया मेरे पढ़ने का। तो अंदर से वो डर धीरे धीरे निकालते हुए मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा डांटेंगे टीचर, और क्या ही करेंगे। राइट। फिर आगे मैं बैठा, तो एक छोटा था मेरे से, एकांश, तो वो पढ़ाई में बहुत सही था, तो उसके साथ होती थी कि भैया ये भैया वो था नया। तो उसकी मम्मी प्रोफेसर थी, उसने पढ़ाई वढ़ाई सब कर रखी थी, तो बताता रहता ये वो, बट टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर आते थे। बट अपना ऐसा था कि एवरेज चल रहा है। सही। तो वो चलता रहा। फिर जब नोटिफिकेशन आया, 1-1.5 महीने थे, अपन ने तैयारी कर ली थी। प्री आया, प्री देके आए, फर्स्ट प्री था। राइट। फिर उसमें 70 के आसपास मेरे नंबर थे।
तो वो क्वालिफाई कर दिया मैंने। ठीक है। मुझे पता था कि क्वालिफाई, अब है। था मेंस। तो मेंस ऐसा था कि 3 महीने में मेंस था आई थिंक उस समय। हाँ। तो अब क्या किया जाए, तो फिर उस समय हमने ज्वाइन कोचिंग करनी थी मेंस की। कुछ महीने के लिए, 1 महीने के लिए कोचिंग चली, फिर आ गए कोरोना। कोरोना जो आया उसने हालत ख़राब कर दी। राइट। मतलब सिर्फ मेंस की 1 महीने पढ़ाई हुई, उसके बाद कुछ नहीं हुई। कोरोना में हम चले गए घर, सब भाई बहन सब पूरा खाली करके सब चले गए। ठीक है। फिर दिसंबर में रिज़ल्ट आता है। हाँ। और इस बीच क्या है कि मैंने बुक नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा। हाँ। वो इसलिए था कि घर में काम चल रहा था, घर बन रहा था, तो मैं प्रॉपर उसमें था कि Right. घर बनवाने में काम कर रहे हैं, ये वो सब लगे हैं हाँ। कि ये सामान है वो सामान। पापा ने बोला कि इसको अभी देख लो, और मैं भी सोच रहा कि जब रिज़ल्ट आएगा तब देखेंगे। सही। तो दिसंबर में 24 या 26 ऐसा कुछ रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आया, दीदी बोली बहुत पढ़ना पड़ेगा, अब क्या करेगा। मेरे को टेंशन, क्योंकि हाँ। मैंने मेंस पढ़ा नहीं है। आपको 6 पेपर पढ़ने हैं, आपके नोट्स नहीं बने हैं पूरे, अब करोगे क्या, वो वाली चीज़। हाँ, तो मेरे लिए ये था कि पहली बार मेरा प्री क्वालिफाई हुआ है। ठीक है। सबसे बड़ा था कि लोगों को कहना कि पहली बार में प्री क्लियर नहीं होता, तो मेरा था भाई ऐसे कैसे नहीं होगा। तो वो चीज़ थी, तो वो मैंने करी। उसके बाद ये मेंस का आया कि मेंस आप देना है करके आए दीदी के साथ 26 तारीख को। तो यहीं बोलाराम पे ही हमने एक रूम लिया, 10 बाई 10 का वो रूम, मुझे बहुत अच्छे से। तो वैसा था कि मेरे को खाने का बहुत शौक़ है, तो मैं ऐसा है कि खुद के बना के ही खाते हैं। तो ऐसा था, मैं बाहर का नहीं पसंद है मुझे। तो दीदी के साथ रहते, पढ़ाई करते, ये वो। तो 3 महीने थे हमारे पास, मार्च में पेपर था। ठीक है। अब 3 महीने में मेरे को सब कुछ क्लियर करना था, सब पढ़ना था, नोट्स बनाने थे, टेस्ट देनी थी। और टेस्ट में मतलब प्रैक्टिस भी नहीं थी मेरी, कहीं मैंने आंसर राइटिंग की नहीं थी। फिर उसके बाद जनवरी में मैंने पढ़ाई करी। एक बार मैंने मतलब ऐसा किया कि पहले सोचा कि मेंस अगर देना है मुझे तो कम से कम एक बार दे देता हूँ, कॉपी देखने को मिलेगी मुझे। हाँ। मतलब लिख दूंगा मेंस, देखने को मिलेगी कॉपी। वो हुआ। फिर 1 महीने मैंने पढ़ाई करी, दूसरे महीने मैंने टेस्ट दिया। और जब फरवरी में क्या हुआ कि मेरी तबीयत हो गई ख़राब। उस समय कोरोना का वैसे ही चल रहा था, तो उसमें ऐसा था कि कफ ये वो, तबीयत सही नहीं थी। एक डॉक्टर के यहाँ दिखाया मैंने इधर, तो उसने सही देखा नहीं, तो उसने बॉटल मुझे चढ़ा दी पूरी, तो वो और बढ़ गया। तो ऐसा था कि वॉमिटिंग होती थी, तो उसमें ब्लड आने लगा। अब मुझे लगा कोरोना हो गया, मैं क्या करूँगा। और पेपर के कुछ दिन पहले की बात है। तो इस चक्कर में हमने फिर अपने जहाँ से हूँ मैं, तो उधर एक डॉक्टर हैं चाचा, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया। ठीक है। उन्होंने बताया कि ये मेडिसिन खाओ। तो मेरे 2 सप्ताह, मतलब मेरे तो जाने ही जाने थे, दीदी के भी ऐसे ही चले गए। हम दोनों प्रिपरेशन, हाँ कोविड का, कि पता नहीं क्या है, बट ऐसा है कि 2 सप्ताह, उस 2 सप्ताह में कुछ पढ़ाई नहीं, मैं बिस्तर पर डाला रहता था, दीदी मेरे को खाना दे रही, सब चीज़ें कर रही, ये चल रहा था। तो अब ऐसा है कि एक बीमार होता है तो दूसरे का भी मन नहीं लगता। तो 2 सप्ताह ऐसे चले गए, टेस्ट नहीं दे पाए, मेरी पढ़ाई नहीं। फिर लास्ट के 2-3 सप्ताह फिर हमने फिर रिकवर करके हमने देते हैं। फिर मेंस दिया। मेंस के बाद फिर कुछ दिन बाद प्री का एग्ज़ाम था 20 वाला, तो उसमें मन नहीं था, बट दे दिया हमने। ठीक है। लेकिन ऐसा था कि मेंस जो हमने लिखा था, तैयारी की थी, अब हम जो भाई बहन एक रूम पे रहते थे, तो ऐसा था कि डिस्कस बहुत करते थे। राइट। कि दीदी ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। जैसे मेरे को साइंस टेक में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं उसको बताता था कि देख ये पढ़ ले, ये आता है। और कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती थी, जैसे बायो मुझसे उतनी अच्छी नहीं आती। तो दीदी बायोलॉजी वाली, मैं उससे पूछता था, तो वो मुझे बता देती थी। मैथ वाली चीज़ें तो हमने बहुत डिस्कशन किया। राइट। मतलब मेरी उतनी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन डिस्कशन में बहुत अच्छा कवर किया हमने। ठीक है। फिर वो मेंस देने के बाद ऐसा लगा हमें कि नहीं कर लेंगे करके, ये कर। फिर वो प्री दिया, उसके बाद फिर दीदी चली गई, मैं यही ही था। ठीक है। फिर उसके बाद शादी हो गई उसकी, ये सब चलता रहा। तो ये एक लंबी जर्नी थी आगे। नाइस। और स्पेशली जब 2019 से 2023 तक का जो वेट रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है। इस बीच बहुत सारी चीज़ें हो गई, खासकर जैसे इस साल की मैं खासकर बात करूं, जो मेरे नाना नानी थे, तो 6-7 महीने पहले नानी का देहांत हो गया, और अभी इसी मंथ नाना जी का देहांत हो गया। तो ये थोड़े मेरे लिए वो था, क्योंकि वो अनपढ़ ज़रूर थे, लेकिन उनका सिर्फ एक ही चीज़ था कि हम अपने नातियों को अधिकारी बनना देखना चाहते हैं, ये उनका था। तो वो चीज़ था कि वो अनपढ़ होने के बाद भी ना बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं पढ़ो पढ़ो। तो वो वाली चीज़ है, तो वो मुझे लगती है ना कि अनपढ़ व्यक्ति भी ना उस चीज़ को समझता है, उसकी वैल्यू पता पता होती है उसको,
क्योंकि खेतों में काम कर रहे तो उनका ऐसा था कि अरे हमारे बेटे पढ़ रहे, बच्चे पढ़ रहे, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे काम, इसलिए खेत वेत में बिल्कुल लगे। तो वो मेहनती आदमी वाली चीज़। तो मेरे को ना मोटिवेशन के लिए बोलते हैं ना, यहाँ से आता था मोटिवेशन। मैं ये सोचता था कि रूम में बैठ के पढ़ना ज़्यादा ईजी है कि खेत में काम करना ईजी है, डिफ़िकल्ट क्या है। राइट। तो वो वाली चीज़ है। आप सोचो ना कि बोले नहीं यार कितने बैठ के कैसे पढ़ पाएँ, भाई वो दिन भर धूप में काम कर रहे हैं, इससे डिफ़िकल्ट क्या होगा। राइट। तो वो वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ हम इधर आते हैं, हाँ चल तो रहा है चीज़ें, भाई तुम्हारे माँ बाप काम कर रहे हैं उधर, जॉब कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहा है, आप क्या कर रहे हो इधर पे, आप टाइम पास करो, आप जो करने आए करो ना, ये चीज़ है। तो इधर थोड़ा चीज़ है जो हर एस्पिरेंट को समझनी चाहिए कि अगर आप कहीं से बाहर इंदौर आए हो, पढ़ रहे हो, उसके बाद में अगर आप यहाँ आके भी मस्ती कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे कोई और इंसान है जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है। अरे वो सीधी सी बात है, आप यहाँ क्यों आए हैं, आप बात ये है आप करने क्या आए हैं, प्रायोरिटी क्या है। बात ये है कि जिसको भूख लगी है ना उसको रोटी के सिवा कुछ नहीं दिखता भाई। हाँ। सिंपल सी चीज़ है। और आप में ना वो जुनून, वो भूख होनी चाहिए, आपके अंदर वो स्पार्क होना चाहिए कि मेरे को करना है। राइट। फिर आपको टेंशन नहीं होती क्या है आजू बाजू क्या आसपास चल रहा है, कोई टेंशन नहीं होती, आप करते रहते हो। फिर वो नहीं होता कि यार पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, प्री नहीं निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा, इंटरव्यू निकलेगा, भाई निकलेगा, मेहनत लगेगी। सही है। अंदर वो आग ना होनी चाहिए। राइट। दीपक भाई, बहुत सारी रिलेटेबल बातें हैं इनमें से, एंड आई एम श्योर सारे एस्पिरेंट इस वक्त इस कहानी को, इन बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ भी हुई है, आई फील कि जब हिंदी मीडियम वाला बच्चा बाहर निकलता है ऐसे माहौल में जहाँ पे उसको मैक्सिमम जो काम है, पढ़ाई है, वो इंग्लिश में करना है। हाँ। और जब आप देखते हो अपने आप से बेहतर किसी को बात करते हुए, तो आपको बाय डिफॉल्ट आप कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चले जाता है। राइट। तो अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा इस वक्त देख रहे हैं, आई नो मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट हिंदी मीडियम में तैयारी करते हैं, तो उस व्यक्ति को ऐसे क्या बदलाव लाने चाहिए उसके जीवन में जिसकी वजह से वो ये जो अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा है वो ऊपर आ पाए? इसके ऊपर आपकी क्या व्यूज़ है? हिंदी मीडियम के लिए तो बात ये है ना, पहली चीज़ मैंने हिंदी मीडियम क्यों चुना, सबसे इससे उसमें मेरी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है। ठीक है। वो मेरी मातृभाषा है, मैं उसमें अपने जो भावनाएं हैं वो बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकता हूँ। राइट। तो बाकी कोई इंग्लिश मीडियम ले रहा है या फिर कोई और मीडियम का, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि आप उसमें कंफर्ट हो कि नहीं। भाई आपको जब ही कोई डराएगा जब आप खुद में डर जाओगे, वो वाली चीज़ है। आप खुद में कॉन्फिडेंट हो, भाई मेरी हिंदी है, हिंदी थी और हिंदी रहेगी। सिंपल सी चीज़ है। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है ना, भाई दुनिया में ना कंपैरिजन ना सबके होते हैं, उससे किसी का कुछ नहीं निकलता, कोई फ़ायदा नहीं होता। हर इंसान डिमोटिवेट होता है। हम सोचते हैं इंग्लिश मीडियम को देख के हम होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला किसी और को देख के होता है। हाँ। तो ये चलती रहती है प्रोसेस। अब हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। आयरन मैन मूवी में, वो फर्स्ट वाली आयरन मैन मूवी पे वो जहाँ रहता है जिस फर्स्ट उसमें, वहाँ वो वैसे ही सूट बनाता है। तो वैसी चीज़ है कि आप जिस अवस्था में जहाँ हो ना, आपके पास जो साधन हो उन्हीं का प्रयोग करके ना आगे बढ़ने की कोशिश करो। वहीं उस एरिया पे बेस्ट करो। हाँ। तो आगे बढ़ते जाओगे, इवॉल्व होते जाओगे। एक चीज़ जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि आपके पास, आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में कॉन्फिडेंट रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ेगा तब जाके आप एग्जाम में भी वो कॉन्फिडेंस दिखा पाओगे। राइट। दीपक भाई, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, द इन्फॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड फॉर हिंदी मीडियम को लेकर मेरे पास एक और पॉइंट है जो हमारे एक मेंटर है जिनके थ्रू मैंने ये पहला पॉडकास्ट किया था, वो किया था सिद्धांत जोशी सर के साथ। जी हाँ। जोशी सर ने एक बात कही थी मुझे कि जब मैंने उनसे पूछा था कि सर हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, किसी एस्पिरेंट को कैसे चूज़ करना चाहिए कि वो किस मीडियम में तैयारी करे, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, वो सवाल का जवाब आप देने के पहले अपने दिमाग में किस भाषा में सोच रहे हो, वो आपका मीडियम है। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव लगा था मुझे। राइट। लेट्स टॉक अबाउट योर कॉलेज लाइफ। आई नो इंजीनियरिंग की लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़े होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, बहुत ज़्यादा बर्डन भी होता है, और वही चीज़ें आपको एक इंजीनियर से एक जुगाड़ू टाइप का इंसान या मेहनत करना आपको आदत दिलवाती है। राइट। इंजीनियरिंग लाइफ के कुछ ऐसे फ़न किस्से हैं तो वो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। बस ये है कि मुझे कॉलेज का खासकर कि हम रूम पे रहते थे और हॉस्टलर, तो ग्वालियर है, तो ग्वालियर में थोड़ी सी लड़ाइयाँ झगड़े ये सब चीज़ें होती रहती है, ये सब होती रहती है उधर पे। तो अभी तो फिलहाल कम हो गई है, तो मोस्टली वहाँ पे तो किस्से तो ऐसे खास हैं नहीं मेरे, बट उधर का ऐसा है कि बैक बेंचर सबसे मेन चीज़। आप इंजीनियरिंग में जो बैक बेंचर होता है ना, सबसे कोई भी डिफ़िकल्ट काम ना सबसे ईजी वे में वही कर पाता है। ये चीज़
इंजीनियरिंग से ना मैंने मतलब इंजीनियरिंग की नॉलेज तो नहीं, लेकिन बाकी नॉलेज बहुत अच्छे से सीख ली कि कोई भी डिफ़िकल्ट काम को ना अपन कितना इजी वे में कर सकते हैं। राइट। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप इंजीनियरिंग कर क्या फ़ायदा मिला आपको, तो ये फ़ायदा होता है हमारे देखने का नज़रिया। राइट। बाकी लोग नोट्स या फिर किसी सिलेबस को किस हिसाब से देख रहे हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन हमारा जो इंजीनियरिंग के बंदे होते हैं हाँ। तो उनका नज़रिया अलग होता है, मुझे ये लगता है। जैसे ये इंजीनियरिंग की जो चीज़ें हैं, तो इतनी खास तो वैसी स्टोरी नहीं है, बस इंजीनियरिंग से जो चीज़ें मैंने निकाली, ऑब्जर्व करी कि मेरा जो देखने का नज़रिया था सिलेबस को वो बहुत अलग था। मुझे ऐसा था कि कम चीज़ों में कैसे बेहतर कर पाएँ और स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। हमेशा प्री मेंस में कभी फर्स्ट प्री में बहुत समय था, उसके बाद कभी समय नहीं रहा एग्ज़ाम के पहले। तो मैंने सिर्फ यही था कि स्मार्ट वर्क करना है अपने को। और फिर हार्ड वर्क का ना भाई ऐसा है ना कि दो चीज़ें, आपका जो रिज़ल्ट है ना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसकी एक कहानी है, मेहनत और किस्मत जिसको बोलते हैं। बैंक में जो लॉकर होता है, तो अपन जब अपना कुछ सामान रखते हैं तो एक चाबी हमें देता है बैंकर और एक खुद उसके पास रखता है। तो हमारे पास जो चाबी होती है ना वो मेहनत नाम की चाबी है, और जो बैंकर के पास है वो किस्मत नाम की चाबी है। जब वो दोनों मिलती है ना तभी वो लॉकर खुलता है। तो ये चीज़ें हैं, हमेशा मेहनत नहीं होती या किस्मत नहीं होती, दोनों का रोल होता है। ये है। वंडरफुल। प्रीलिम्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अभी 2024 का प्रीलिम्स भी आने वाला है। राइट। अप्रैल 28 अप्रैल को वो एग्ज़ाम है। अब आपने जब तैयारी किया, 2019 का प्री क्लियर किया, मेंस का प्री क्लियर किया, तो आपने जब 19 में क्लियर किया तो 3-4 महीने थे। सेम सिचुएशन है अभी भी, 3 से 4 महीने ही है। 4 महीने में किसी एस्पिरेंट को अगर MPPSC प्रीलिम्स क्रैक करना है तो उसके मूल मंत्र क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो किसी ने अगर शुरुआत कर रहा है तो मान लो कि बात अभी 3 महीने है, तो उसे ना फर्स्ट मंथ पढ़ना चाहिए, चाहे वो सिलेबस से पढ़े या बुक से पढ़े। ठीक है, पढ़ना चाहिए फर्स्ट मंथ। और सेकेंड मंथ जब पढ़ता है तो उसे ऑब्जेक्टिव लगाने चाहिए, क्योंकि उससे ना कंफर्म होगा कि MP के गठन से क्वेश्चन आ रहे, तो उससे कितने क्वेश्चन आप लगा रहे उससे आएंगे। तो नोट्स के साथ क्वेश्चन लगाना, तो क्वेश्चन के लिए जो घटना चक्र आती है मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट। भाई अगर आपने ना नोट्स के साथ या बुक्स के साथ अगर घटना चक्र लगाई है तो आपका ना प्री का सिलेक्शन पक्का है। वो मोटी मोटी बुकें होती हैं, लेकिन ये है ना कि उनको लगाना पड़ता है। राइट। कुछ मतलब मेरा ये है कि सिलेक्टेड पढ़ो, और मैंने सिलेक्टेड पढ़ी है भाई। मैंने मतलब बुक नहीं पढ़ी है, सिलेक्टेड पढ़ा है। तो मेरा प्री का यही रहा है कि सिलेक्टेड पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव लगाना है। राइट। क्योंकि आना ऑब्जेक्टिव ही है फॉर्म में। करेक्ट। और हमें 4 में से एक एलिमिनेट करना है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट मंथ पढ़ना है, सेकेंड मंथ से अपने को क्वेश्चन लगाना है, और जो थर्ड मंथ होगा टेस्ट सीरीज दो। और ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट में जाके दो, अपन घर पे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर जिसका माहौल नहीं बनता, क्या होता है अचानक से सीधे अपन जाते हैं, फिर एक अलग प्रेशर होता है, तो आप कोचिंग या फिर जहाँ भी आपको लगे सूटेबल आप जाके लगाओ। राइट। MPPSC प्रीलिम्स का थोड़ा सा डीप जाता है कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की। मतलब आपने NCERT पढ़ा था, कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, या कुछ और स्टैंडर्ड बुक्स तो आपने नहीं पढ़ी मैंने। तो वो क्या किया था आपने कि और सेकंड चीज़ ये भी कि NCERT कितना इंपॉर्टेंट है किसी के लिए पढ़ना, स्पेशली 3-4 महीने के टाइम में। अब जिसके पास 3-4 महीने हैं तो उसे NCERT तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जो शुरुआत कर रहा है, जैसे मैंने शुरुआत NCERT से मतलब पूरी नहीं पढ़ी, कम पढ़ी वो, लेकिन ऐसा है ना कि मेरी समझ विकसित हुई। मतलब ऐसा है कि जब मैं पढ़ने में आया तो मुझे ये पता था कि अकबर कौन है, कि शाहजहां कौन है, ऐसी चीज़ें। हाँ, बेसिक की मतलब नाम सुने हमारे दिमाग में क्या होता है कि जब हम नाम सुने होते हैं ना तो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं उस चीज़ को पढ़ाई में, कि भाई आ नहीं रहा लेकिन सुना है मैंने ये चीज़ या पढ़ी है कहीं पे चीज़। तो वो वाली चीज़ है कि रीडिंग ज़रूरी है। हम ना फर्स्ट से ही सब याद करने में लग जाते हैं कि सब याद हो जाए। भाई ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़नी पड़ती है, रीडिंग लेनी पड़ती है कि एक बार पढ़ लें। तो मेरा यही रहता है कि पढ़ो, पहले तो एक बार पढ़ो, कहानी जैसे पढ़ो ना, कोई दिक्कत है क्या? आप कहानी जैसे पढ़ो, हर चीज़ तुरंत याद हो जाए ज़रूरी तो नहीं है। आप एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार आपको खुद समझ में आएगा। राइट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। करेक्ट। जैसे MP का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो MP की क्वेश्चन बुक में 2 बुक आती हैं, एक महावीर पुणेकर। तो मेरा ये रहता है कि मैंने नोट्स से पढ़ा है, कोचिंग के नोट्स से पढ़ा है, और मैं ये 2 बुक लगाता हूँ। ओके। मतलब इनमें से ऐसा है, वो मोटी बुक है लेकिन आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन आपने लगा लिया ना तो ऐसा है कि आपको बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस। हाँ, ये चीज़ें हैं। नाइस। मेंस के ऊपर बात करते हैं, 2 बार बैक टू बैक सिलेक्शंस, 2 बार मेंस क्रैक करना, इसके ऊपर बात करते हैं। मेंस को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है? तो मेंस का ऐसा है भाई कि सिलेबस पढ़ा, आंसर राइटिंग करी। 19 के लिए तो मैंने 2 जगह टेस्ट सीरीज लगाई। मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, बस मेरा था लिखना है मुझे,
लिखना है, आए ना आए बस लिखना है, क्योंकि सेम चीज़ होती है वहाँ भी। तो ये मेरी प्रैक्टिस थी कि एक मतलब टेस्ट सीरीज़ 2 जगह लगाई मैंने, तो मेरी बेहतर हो गई, बहुत बेहतर। आज मैं देखता हूँ पहली बार जब मैंने मेंस लिखा था, कॉपी लिखी थी टेस्ट पे, इतनी गंदी राइटिंग, इतनी गंदी राइटिंग, लेकिन वो सुधार होते गया धीरे धीरे। नंबर मेरे बहुत लो थे कि नहीं आ रहे 50-60 आ रहे, लेकिन वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हैं, 70, 75, 80, 150 में से इंक्रीज़ होते जाते हैं। बस ये है लगे रहो लगे रहो। हम ना टेस्ट में जब जाते हैं तो नंबर देखते हैं हमारे बहुत आ रहे हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, अरे क्यों हो रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट में करेंगे। बात है गलतियों को सुधारना, तो वो है। और फर्स्ट पेपर का, जैसे अपन पेपर वाइज लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में क्या है कि आपको डेट ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए, तो मेरा ज्योग्राफी अच्छा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट तो मैं हमेशा ज्योग्राफी पहले करता था। ओके। तो ज्योग्राफी में अगर लेना मेंस के लिए तो आपको मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो आंसर होता था वो मैप के थ्रू ही होता था। मैं 3 नंबर भी अगर लिख रहा हूँ, अगर मैप में कुछ दिखाना है तो मैं मैप बनाऊंगा। ओके। तो पहले 6 नंबर में आता था 19 में, अब तो 5 नंबर में आता है। तो ज्योग्राफी में बिना मैप का कोई आंसर नहीं, मतलब जिसमें हो सकता है मैं बनाऊंगा, भले छोटा सा मैप बनाऊं। तो क्या होता है ना भाई कि जब कॉपी चेक करता है तो वो क्या होता है कि देखता है कि आपको समझ आया कि नहीं आया। मान लो उसमें लिखा है मालवा का पठार, आपने एक मध्य प्रदेश का मैप बनाया सटाक से, या दिखा दिया कि ये मालवा का पठार है, सामने वाले को पता है कि भाई इसको पता है, तो उससे आपके नंबर इंक्रीज होते हैं। और डायग्राम का यूज़, मैंने बहुत डायग्राम यूज़ किए। क्या है कि मेरे पास मतलब कम समय था 19 में, तो मेरे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं था, लेकिन ये है ना कि जितना है मेरे पास उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। करेक्ट। तो मैंने डायग्राम के माध्यम से और ये एरो बहुत सारे मैं बना के रखे थे कि मैं ये वाला एरो बनाऊंगा, इसमें ऐसा बनाऊंगा, ये सब मैंने बहुत ट्राई किया। तो फर्स्ट पेपर ये है, सेकेंड का भी सेम सिचुएशन थी, ठीक है। और लोगों को रहता है मेंस आंसर राइटिंग में इंट्रो क्या करना है और निष्कर्ष क्या होना चाहिए, कंक्लूजन वाला। इंट्रो में ना इन्फॉर्मेशन दो, कोई परिभाषा दो या कुछ डेट, कुछ अच्छी चीज़ दो, तो सामने वाला जब पढ़ता है ना तो बोले नहीं थोड़ा तो है, तो उसका इंटरेस्ट जागता है। और लास्ट में जो निष्कर्ष होता है ना, वो कुछ अच्छा न्यू इन्फॉर्मेशन जो होती है, उसके लिए अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन सब में नहीं हो पाती, कुछ में होती है, लेकिन वो इफेक्टिव होती है, वो नंबर बढ़ाती है आपके। फिर आते हैं अपन थर्ड पेपर। थर्ड पेपर का तो बहुत डर है बच्चों में, लेकिन थर्ड पेपर का रूल एक है भाई, बात यह है देखने का नज़रिया। इंजीनियरिंग वाले हमारा देखने का नज़रिया, मेरा खासकर ऐसा है कि इंजीनियरिंग मतलब थर्ड पेपर को ना बनाया ऐसा गया है ना कि आप डर जाओ। थर्ड पेपर ना शुरू में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब आते हैं, कंप्यूटर, तो आर्ट वाले होते हैं, सब होते हैं। तो किसी ने ये सोचा नहीं, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी शुरू में, ये ना रामायण में ना बाली की तरह है। बाली क्या करता था कि कोई उसके सामने आए पावर खींच लेता था। तो हम जब देखते थे सिलेबस या कॉपी, भाई फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, नहीं बन रहा, आधी हमारी पावर वहीं चली गई, हम कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन मेरा नज़रिया था कि लास्ट के 6 यूनिट देखता था मैं, जिसमें ऊर्जा, पर्यावरण और भी चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें जिसमें अपन कर सकते हैं, साइंस टेक, ये चीज़ें। 2019 का तो सिलेबस थोड़ा दूसरा था, 20 वाले में ये किया मैंने जो नए सिलेबस पे है। लास्ट के 6 यूनिट में देखता था, भाई ऊर्जा क्यों नहीं बनेगी अपने, पर्यावरण क्यों नहीं बनेगी, सही है, साइंस टेक क्यों नहीं बनेगी अपने को, क्योंकि उसमें दिया है सिलेबस, ये सब चीज़ें। तो लास्ट के 6 यूनिट तगड़ी करता था मैं। फिर मैं उन पे जाता था, मैथ तो थी मेरी, बाकी सब भी थी, लेकिन देखने वाला नज़रिया है कि हम क्यों रोते हैं कि भाई हमसे फिजिक्स नहीं आ रही, केमिस्ट्री नहीं आ रही, मैथ नहीं आ रही, ये सब नहीं आ रहा। लास्ट के 6 यूनिट का क्या आपसे पूरी आ रहा है क्या? 30 में से 30 थोड़ी ना बन रहा है आपको। सही बात है। तो वो वाली चीज़ है कि लास्ट में हमको खींचने पड़ेंगे नंबर, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बायो अच्छी नहीं है, मैं बायो में उतनी नहीं कर पाता, लेकिन वो नंबर मैं बाकी में खींचता हूँ। बायो में कुछ ना कुछ मैं ले आऊँगा, लेकिन उतने नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाकी में खींचूंगा, वो वाली चीज़। तो देखने का नज़रिया भाई, अगेन ये स्ट्रैटेजी पूरी स्मार्ट वर्क के अंदर है। हाँ, तो ये चीज़ है कि अगर हम कॉपी, कोई भी मेंस की कॉपी यही होता है, सबका ये होता है, भैया फिजिक्स नहीं आ रही, केमिस्ट्री नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। मैं पूछ रहा लास्ट के सब आ रहे क्या? तो वो है इम्पोर्टेंट कि देखने का नज़रिया सही है। और मैथ भाई, मैथ जो फर्स्ट के 4 यूनिट में है ना, मैथ करो। मेरा फर्स्ट जो 2019 का है 40, 45, 55 ऐसा कुछ का आया था, मैंने मैथ की थी। सबका ये कहना था मैथ नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती, मैंने की थी। भाई मैथ डिफ़िकल्ट नहीं है। आर्ट वाले हैं ना, तो मैं यही बोलूँगा कि आप ना जो वहाँ पे सिलेबस दिया है, फॉर्मूले ना एक पेज में जहाँ पढ़ते हो ना, सामने लगा लो। सही है। एक क्वेश्चन एक दिन में लगाओ,
भाई आ जाएगी, क्योंकि मैथ ना बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। 2020 में ना आधे लोगों की नैया इसलिए डूब गई है क्योंकि मैथ्स नहीं थी। और सेम चीज़ 2019 में भी यही थी, जिसने कर लिया वो वाली चीज़ है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि आर्ट वाले नहीं कर पाते या समझ नहीं आती। आप पर डे कोई चीज़ देखोगे, कैसे नहीं आपको चेहरा याद आ जाता है, लोगों को याद रहता है, वो कैसे नहीं होगी। ये है थर्ड पेपर का। ठीक है। और उसके बाद फोर्थ फिफ्थ में तो एक एथिक्स का पेपर है। तो एथिक्स में भाई अपन इनोवेटिव हो सकते हैं, उसमें बहुत स्कोप होते हैं। सेम चीज़ थर्ड पेपर में ऊर्जा और पर्यावरण का जो पार्ट होता है, उसमें अपन इनोवेटिव हो सकते हैं। कि आप करंट पढ़ते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक चीज़ है कि सब पेपर में कौन कौन से इनोवेटिव है जिसमें अपन खुद का कुछ दे सकते हैं, मतलब अपनी अभिव्यक्ति कहाँ कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। उससे आपके नंबर बढ़ते हैं। राइट। तो सेम चीज़ इथिक्स में होती है। इथिक्स में जो एग्जाम्पल होते हैं ये वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि रमेश ये वो अपने हिसाब से जो भी आपको करना हो। हाँ। तो उससे ना, और ख़ासकर आपके जो बैकग्राउंड है जहाँ से आते हैं, तो मैं मतलब ऐसा है कि क्षेत्र में जो चीज़ें चल रही उसके एग्जाम्पल लिखता था, मतलब लाइव जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है आंसर पे। करेक्ट। और हिंदी के लिए तो बहुत सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी चाहिए भाई। बहुत मेरा तो ऐसा है कि क्या पढ़ा था आपने? मैंने कोचिंग की थी, तो उसमें एक सर हैं, प्रतीक सर। मैं प्रतीक जैन सर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा भाई इस चीज़ पे। उनके द्वारा जो नोट्स हमको बनवाए गए थे, उस नोट्स को मैंने 19 में पढ़ा, 20 में पढ़ा। सिर्फ 20 में अलंकार वाला एक नया पार्ट आ गया था और कुछ पार्ट, बाकी सेम चीज़ें मैं उसी नोट से पढ़ा और सब कुछ उसी से आया और मैंने किया। उन्होंने हैंड रिटन मतलब पूरा पढ़ाया, सबसे सही। अभी भी मैंने उनको मैसेज किया था पिछले बार कि सर आपके कारण मेरा हुआ है, क्योंकि हिंदी का एक पूरा पेपर वो किया उन्होंने। और 20 वाले में मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, बुक आती हैं बहुत सारी, सब चीज़ पढ़ते हैं। मेरा वहाँ का सोर्स था तो मैंने वहाँ का पढ़ा। सबका अपना अपना रहता है, लेकिन मैंने वहाँ से पढ़ा। और निबंध का तो ऐसा है कि हर किसी को अपना अपना अलग लिखना पड़ता है, लेकिन निबंध का भी एक अच्छी स्ट्रेटजी मतलब मैंने सोची थी। ठीक है। जितने भी टॉपिक होते हैं उसमें से आप 10 या 15 टॉपिक उठाओ, प्रीवियस ईयर में देखो क्या कॉमन आ सकता है क्या नहीं आ सकता। 4 आते हैं, 4 में से एक तो बनेगा ना आपको, वो वाली चीज़। हर टॉपिक के आप 10-15 बना के रख लो पॉइंट्स की, इंट्रो आएगा इसका ये आएगा, ऐसे करके लिख लो। उसके अंदर आपको लिखना है, वो आपकी काबिलियत है। हाँ। तो वो चीज़ है कि आप 15 पॉइंट बना लोगे तो फर्स्ट के जो 1000 शब्द लिखने हैं आपके, तो वो आपको ईजी हो जाएगा। बेसिकली प्रैक्टिस उसकी पहले हाँ, ये वाली चीज़ की हर चीज़ के अभी यही होता है कि निबंध की कैसे प्रैक्टिस करें। आप 15-20 उठाओ, उसमें से जितने कर सकते हो, हर किसी के 15-15 ऐसे पॉइंट बना के लिख लो। ठीक है, कि इतने पॉइंट के अंदर मैं लिखूंगा जो भी चीज़ है, तो वो इम्पोर्टेंट है भाई। नाइस, वंडरफुल इनसाइट्स। मुझे लगता है कि मैंस पूरा आपने खोल दिया है ऐसे सामने। भाई देखने का जो नज़रिया है ना, हाँ। वो लोगों को बदलना पड़ेगा। लोग पहाड़ जैसा उसको समझते हैं, राइट, इतना दबाव लेते हैं कि कैसे करें। भाई अपन डिवाइड करेंगे ना, कड़ी से कड़ी में लाने वाली चीज़, तो ऐसा होता है कि फर्स्ट के लिए मेरी अलग स्ट्रेटेजी है, थर्ड के लिए तो बिल्कुल ही अलग थी कि मैं लास्ट के में देखूंगा फिर ऐसा करके। हर किसी की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, तब ये ना बहुत वैसे ही है कि पहाड़ अपने को खोदने कैसे होगा। तो वो वाली चीज़ है कि अपने को धीरे 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 हर चीज़ के अलग अलग क्लियर होता है भाई, ऐसे नहीं होता। और एक चीज़ और, पहली बार में होता है, करना चाहिए। ये मतलब लोगों को है ना कि पहली बार है, होगा नहीं होगा, होगा। इसमें एक चीज़ है कि दबाव होता है ना मेंस में, हिमालय ऊंचाइयों को तभी छुएगा जब उसमें दबाव पड़ेगा। तो वही है, जब तक हमें दबाव नहीं पड़ता ना उस चीज़ का, तब तक हम भी ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। करेक्ट है। एक और चीज़ है इसमें, जैसे कि जब हम लाइब्रेरी पे बैठते हैं, तो वी हैव अ लाइब्रेरी जीएस कैफे, जब हम वहाँ बैठते हैं तो हम लोग कई सारे एस्पिरेंट से मिलते हैं। मैक्सिमम एस्पिरेंट जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो आके हमको बोलते हैं भैया 6 घंटे का नहीं, हमको 2 घंटे का एडमिशन चाहिए, हमको 4 घंटे का चाहिए। और हमारा पहला स्टेटमेंट होता है कि भाई फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो अभी जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा आग होगी ना, वो तुम्हारी स्टार्टिंग में होगी। बिल्कुल, धीरे धीरे वो आग कम होगी। अगर तुम शुरुआत ही 2 घंटे से करोगे और 2 घंटे में भी आधा घंटा तुम बैठ के अंदर फ़ोन चलाओगे, ये रियलिटी सब जानते हैं। तो आप एटलीस्ट स्टार्ट पूरे एनर्जी से करो, ताकि वो एनर्जी को फिर आपको देखना पड़ेगा कहाँ तक आपको लेके जाएगी। ये ना एक बहुत लंबी रेस है, खासकर मेंस वाला। प्री में आपकी कोई दिक्कत नहीं, मेंस पढ़ा निकलेगा इसका, तो आपको ना बैठना पड़ेगा। राइट, मेंस के खासकर तैयारी में बता रहा है, जब मुझे पढ़ना था 3 महीने का समय था, मैं किनारे ऐसे ज़मीन पे बैठता था और स्टडी टेबल रख के मैं बैठे रहता था। मेरी कमर में दर्द हो रहा, मैं बैठा हूँ। तो ऐसा है ना कि आप 1 घंटे बैठो, फिर बोलो 10 मिनट थोड़ा आराम करता हूँ, फ़ोन चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 घंटे बैठो, फिर माइंड को कॉन्सेंट्रेट करो, फिर बोलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये करना पड़ेगा आपको भाई, पढ़ना पड़ेगा। मैं
8 घंटे 7 घंटे ऐसा है। मेरा वो है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ भी करें हम, लेकिन आपको बैठना है भाई, यहाँ करने आए हैं, करेंगे चाहे जो हो जाए। करेक्ट। और जो कोटा फैक्ट्री है तो उसमें वो जितेंद्र सर का उधर वो चलता है, उन्होंने बोला ना कि बैठना कैसे नहीं होगा, समझाते हैं उधर पे। राइट। अगर जो उसमें कुछ है अच्छा, तो उसमें 21 दिन में जो चीज़ें अपनी हो जाती है कि एक आदत बन जाती है, वो वाली चीज़ें। तो मैं यही सोचता था कि 21 दिन देखते हैं, ये टारगेट है कि एक दिन का ये टारगेट है, अपन बैठेंगे। राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट ना, जब इंटरेस्टिंग, हम क्यों नहीं बैठ पाते मोबाइल में, क्यों हम रील चलाते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है हमको, बहुत अच्छा लगता है बहुत कि भाई सब सही चल रहा है, पढ़ाई में क्यों नहीं आ रहा है भाई, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा ना हमें। करेक्ट है। हमें वही करना है, वही चीज़ें हैं। हमें कोई मूवी क्यों याद रहती है, क्योंकि हमको वो अच्छी लगती है, हम बहुत अच्छे से देखते हैं। हम इसमें कोई चीज़ें पढ़ते हैं, क्यों इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा भाई, बिना मन के कोई चीज़ कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं होती। यही सिमिलर टू दिस जो 21 दिन वाला आपने बताया, तो मैंने अपना पहली बार स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाया था। आई यूज्ड टू स्टडी फॉर, मतलब मेरा 10 घंटे मिनिमम था कि मेरे को 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठना है, उसके ऊपर कुछ भी हो बट 10 मिनिमम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, अपना फ़ोन घर पे रख के जाता था, मतलब डिस्ट्रैक्शन जीरो हो गया। अब एक ही टास्क है कि आपको बैठना है 10 घंटे 3 टुकड़ों में, 3 घंटे फिर ब्रेक, 3 घंटे फिर ब्रेक। अब अगर पढ़ाई नहीं भी हो रही है तो मैं टेबल से नहीं उठूंगा, मैं सिर्फ बैठा रहूँगा, ये कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी सोचूंगा लेकिन मैं टेबल से नहीं उठूंगा। सामने का कॉपी है, सामने किताब है, हाथ में पेन है, अब कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास। आप उठोगे सिर्फ तब जब आपने डिसाइड किया कि 3 घंटे के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक है, उसके अलावा आप उठो मत। तो बाय डिफॉल्ट आपको शर्म आ जाती है अगर आप 6 घंटे बैठे रहे और पढ़ाई नहीं किया, तो आपको गिल्ट होता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो पता है मेंस में मैं क्या करता था कि 3-3 घंटे का स्लॉट रखता था, मतलब 3 घंटे में बीच में 5-10 मिनट ऐसा होता था, बट स्लॉट रखता था 3-3-3-3 ऐसे करके रखता था। तो उसमें मेरा सिलेबस कवर होता था कि फर्स्ट पेपर फिर सेकेंड पेपर ऐसे करके करता रहता था। और दोपहर में खासकर जब खुद ही खाना पीना बनाते थे दोपहर में 12-1 बजे खाना, तो मेंस के समय पे मैं ज़मीन पे सोता था। ज़मीन पे सोता था बिना तकिए के, ये वो कि मुझे अगर मैं तकिया रखा और मैंने कुछ उड़ा और मेरे को नींद आ जाएगी और मेरा टाइम चला जाएगा। मैं अलार्म लगाता था 10 मिनट मुझे सोना है, 10 मिनट, और खाने के बाद दोपहर में नींद भी बहुत आती है लेकिन मेरा था कि मैं ज़मीन में सोता था, मेरे को 10 मिनट बस आराम करना है, उसके बाद मैं उठ जाऊंगा, फिर पढ़ने में लग जाऊंगा। तो उस समय ना बहुत जुनून था कि करना है किसी भी हाल में, कंफर्ट से दूर रखना। हाँ, कमी महसूस नहीं होती ना तब तक कुछ नहीं होगा लाइफ में। करेक्ट है। आपको सोचना पड़ेगा ना, आप ऐसे कैसे ऊपर पहुंच जाएंगे बिना सोचे। राइट। कोई भी चीज़ विरासत में नहीं मिलती ना, आपको करना पड़ता है। राइट। लेट्स टॉक अबाउट योर मेंस मार्क्स। पहले आप मेंस के मार्क्स बता दीजिए, आपके दोनों बार क्या डिफरेंस रहा है, और उसके बाद में मुझे आपसे इंटरव्यू के बारे में बात करना है। इंटरव्यू में कितने मार्क्स रहे और इंटरव्यू में क्या माहौल था, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या क्वेश्चंस पूछे गए और कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है। तो 2020 में मेरे 642 समथिंग थे मार्क्स, और अभी वाले पे 2019 में 743 करीबन है। और इंटरव्यू में 2020 में मेरे 150 थे और अभी वाले में 153 थे। नाइस। तो 2020 वाला जो इंटरव्यू था उसमें मेहरा सर का बोर्ड था, और अभी वाले में रैकवार सर का बोर्ड था, जो सबके लिए खतरनाक बोर्ड माना जाता है। तो पिछले बार मेहरा सर बोर्ड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। एक तो सबसे पहली चीज़ भाई, इंटरव्यू पे आप ना कभी बनावटी बन के मत जाओ। राइट। मतलब ऐसा है कि मैं नॉर्मल पैंट शर्ट पहनता हूँ, मैं उस पर बहुत कंफर्टेबल हूँ, कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ इस पर कोई दिक्कत नहीं। मुझे ब्लेज़र में उतना कंफर्ट महसूस नहीं होता। राइट। तो ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। तो होता है ना आसपास की, नहीं भाई पहनना पड़ता है ब्लेज़र, आपको ब्लेज़र में ही जाना पड़ेगा। राइट। तो बहुत सारे सर और सीनियर और दीदी से भी मैंने पूछा, दीदी बोली नहीं बढ़िया है, तेरे को जैसा लगे वैसा जा। तो मैं 2020 में बहुत नर्वस था, बहुत नर्वस। मैं गया इंटरव्यू, मेहरा सर का बोर्ड था, उन्होंने इंट्रो किया कि हाँ कहाँ से हो, ये वो, ये चलता रहा। और मैं धीरे धीरे कंफर्ट, नर्वस तो बहुत होते हैं भाई, मतलब पहला इंटरव्यू है, सब कुछ कैसा माहौल है आपने नहीं देखा, टेंस बिल्कुल सब चीज़ें चल रही है। राइट। तो मेहरा सर का बोर्ड था, मैं इंटर किया, पूछे कहाँ से हो बेटा, ये वो चल रही हैं चीज़ें, सब पूछा उन्होंने, आप कहाँ से आते हो, मतलब मेरा बैकग्राउंड, फिर मेरी हॉबी, फिर उन्होंने पूछा मेरे कॉलेज के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, IR, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथ के इक्वेशन और भी नॉर्मल चीज़ें पूछी। तो लगभग ये 35-40 मिनट चला। और मैं दे रहा, किसी चीज़ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन नॉर्मली सबसे अच्छा है, नहीं आ रही कोई चीज़, सॉरी सर नहीं पता,
राइट। तो इसमें एक मैथ्स वाली चीज़, मैथ्स में मुझे दिया गया इक्वेशन ओके। कि ए एक्स स्क्वायर ऐसा करके कुछ था, बी एक्स ऐसा, इसका निकालना है, एक्स इक्वल टू क्या होगा। ठीक है। तो मेरी वो चीज़ है ना भाई कि ट्राई करेंगे हम, बनेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे ना। तो वो वाली चीज़ थी। तो एक सर थे, उन्होंने बोला कि अच्छा ये एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, तो बोले अच्छा ठीक लिख के दूँ, मैंने कहा जी सर। उन्होंने लिख के दिया। अब उस वक्त था मैं पहले ही सॉरी बोल दूँ या फिर ये मन में था भाई ट्राई करते हैं ना, अंदर ही अंदर वो सब चीज़ें चल रही है। मैंने पेज लिया, मैंने देखा 2 मिनट, फिर मैंने ट्राई करने की कोशिश की। मैंने 1 मिनट लिया, मैंने कहा सर एक्स इक्वल टू 0 या 1 हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने दे दिया। वो वाली चीज़ थी। और फिर दूसरा भी उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा सॉरी सर नहीं पता, ये चला। तो यहाँ था कि ट्राई करना है, वो वाली चीज़ है। वो आपको ऑफर कर रहे हैं ना, आपको आए ना आए आप पहले ही मना कर दो। अब ऐसी चीज़ है ना कि जब हम ऑफिसर बनते हैं, कोई टास्क आया, हम पहले ही मना नहीं कर सकते ना। राइट। अपनी कैपेबिलिटी भी कैसे पता चलेगी हमें बिना देखे सीधे किसी चीज़ को। तो ये सब चलता रहा, इंटरव्यू हो गया। उसके बाद मेहरा सर ने मेरे को बोला कि अच्छा बेटा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जो मेरे लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कि उन्होंने बोला कि मैंने देखा बाहर कोचिंग वाले कहते हैं कि जो ब्लेज़र पहन के आता है उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो तुम पहन के क्यों नहीं आए हो। ओके। तो इसमें मेरा जवाब ये था कि सर यहाँ पे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, व्यक्तित्व आपका इम्पोर्टेंट है, ना कि वेशभूषा। राइट। तो एक और सर थे, तो वो थोड़े मतलब फंसाने के लिए उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा है तो ऑफिसर लोग तो पहनते हैं। तो मैंने कहा सर ऑफिसर लोग ज़रूर पहनते हैं, लेकिन मैं इसमें बहुत सहज हूँ, कंफर्टेबल मेरे को महसूस होता है, इसलिए मैंने पहना है। तो एक और सर थे, उन्होंने बोला हाँ सही बात है। तो ये वाला जवाब जो था, तो वो इंस्टेंट आया। हाँ। मतलब वो मेरे अंदर ही था वो चीज़। इसके लिए आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ है। तो ये होता है ना कि लास्ट बॉल पे 6 पढ़ने वाली चीज़, तो मेरे को ये महसूस हुआ राइट कि लास्ट वाली चीज़। तो वो फिर उसके बाद मैं चला गया, फिर मैंने सर लोग से बात की, मैंने बोला ऐसा बोला, बोले नहीं नहीं बढ़िया है। तो उसके कारण मेरे को वहाँ पे 150 मिले, मुझे ऐसा लगता है भाई। 2019 में क्या 2019 का रैकवार सर का बोर्ड। ऐसा है कि पहले सिलेक्शन हो गया, डीएसपी हो गया, तो एक वो रहता है कि हाँ भाई कंफर्ट है, लेकिन फिर भी एक नए बोर्ड में जाना थोड़ी टेंशन होती है। रैकवार सर का वैसे ही इतना फेमस है था, लेकिन मैं गया तो उन्होंने यही बोला कि अरे यार तुम तो डीएसपी बन चुके हो, किसका बोर्ड था। मैंने कहा सर मेरा सर का बोर्ड था। बोले कितने मिले, मैंने कहा सर 150। बोले अब क्या चाहिए तुमको, हो गया आराम से सेवा करो। मैंने कहा नहीं सर अभी तो मेरी और इच्छा है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने सब शुरू किया। उसमें से एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, थोड़े घुमाते हैं, वो रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चन, जिसमें से उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ कि जो इंटरव्यू वाले आ रहे हैं ना, उनके लिए खासकर ये बताना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि उन्होंने पूछा कि अच्छा बेटा ये बताओ, एक चौराहा है, एक एम्बुलेंस है, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, एक मुख्यमंत्री साहब की गाड़ी है और एक आपके डीआईजी साहब की गाड़ी, आप प्रायोरिटी से किसको छोड़ोगे, आप उसके इंचार्ज हैं वहाँ पे। तो मैंने बोला सर सबसे पहले तो मैं फायर ब्रिगेड को छोड़ूंगा। तो बोले ऐसे कैसे छोड़ दोगे, एम्बुलेंस खड़ी है, उसको क्यों नहीं छोड़ोगे। तो मैंने कहा सर एम्बुलेंस में एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति की जान के बारे में है वो, लेकिन एम्बुलेंस क्या पता किसी बिल्डिंग में आग लगी हो, पता नहीं 50-100, हाँ फायर ब्रिगेड वाली, तो 50 या 100 के खतरे में हो, जान खतरे में हो। तो मैंने बोला सर पहले तो मैं फायर ब्रिगेड को। बोले नहीं एम्बुलेंस को छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं सर मैं तो एम्बुलेंस को नहीं छोड़ूंगा, पहले फायर ब्रिगेड गाड़ी को छोड़ूंगा। बोले चलो ठीक है, फर्स्ट सेकेंड ये हो गया, थर्ड पे किसको छोड़ोगे। तो मैंने कहा सर मुख्यमंत्री सर को। तो बोले कैसे, आप तो डीएसपी हो, डीआईजी सर तो आपके भी सीनियर हैं, आप कैसे नहीं, वो तो सस्पेंड नहीं कर देंगे। मैंने कहा सर डीआईजी सर के भी सर हैं, वो तो मुख्यमंत्री से। ऐसा करके मैंने दिया। तो बोले चलो ठीक है, प्रैक्टिकल आंसर। तो वही चीज़ है कि मुझे पता था कि मुझे कहाँ स्टैंड करना है। नर्वसनेस के कारण हम ना उनकी बात में हाँ से हाँ मिला देते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ वही चीज़ होती है कि नहीं एम्बुलेंस ही दिमाग में आता है, लेकिन नहीं, आपको सोचना पड़ता है, उधर खुद को रखना पड़ता है सही। और मेरी हॉबी है वेट लिफ्टिंग। 2 चीज़ें, वेट लिफ्टिंग और कुकिंग इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग टाइम से बना रहे तो वो है, और वेट लिफ्टिंग ऐसा है कि उसी समय का शौक है। ठीक है। तो ये वाली चीज़, तो ये मेरी मतलब हॉबी है। तो आपकी जब हॉबी होती है कोई चीज़, तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो बहुत कंफर्ट हो जाते हैं उस चीज़ में। राइट। कि मैंने बोले कि वेट लिफ्टिंग करते, मैंने कहा जी सर। तो बोले कितना वेट उठा लेते हो। मैंने कहा सर अलग अलग है, क्लीन एंड जर्क और स्नैच पे अलग अलग ऐसा उठता है। तो बोले मैक्सिमम कितना उठाया। मैंने कहा सर 180 तक अभी तक मैंने उठाया है। ठीक है। एक उसमें। तो बोले चलो बढ़िया ये वो, फिर उसके बारे में पूछने लगे। अब हमें पता है तो हम कंफर्ट है, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ बंदा सही है। इन्फॉर्मेशन वो वाली चीज़। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये इंटरव्यू कुछ वाक्य
खासकर वो शर्ट वाला क्वेश्चन हाँ। और ये चीज़ें, तो ये है सर का। दीपक भाई, माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं भौर को भोला राम उस्ताद मार्ग की। बिल्कुल। कैसी लाइफ रही यहाँ पे, क्या देखा, क्या चल रहा है? अब भोला राम की लाइफ तो अपने आप में एक दुनिया है भाई, एक अलग ही दुनिया है। राइट। इधर पे बाहर से सब उम्मीदों के साथ आते हैं, अपना एक कुछ बनने का एक सपना लेके आते हैं। राइट। बट इधर की दुनिया में ना सब भूल जाते हैं वो। राइट। सबके अंदर वो एक जज्बा रहता है, कुछ उस जज्बे को कायम रख पाते हैं, कुछ नहीं रख पाते। तो मोस्टली क्या होते हैं कि एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ उनको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन ये माहौल उनको भी खींच लेता है अपनी ओर। तो ये शुरू में मेरे साथ भी था कि मैंने देखा माहौल, लेकिन मेरा ऐसा था ना कि मेरे को हमेशा भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। राइट। आपको अपना काम करना है, वो वाली चीज़ थी। तो मैं ज़्यादा किसी से इतना दोस्ती यारी नहीं करता था, मेरा डिस्कशन भी मेरी दीदी के साथ होता था पढ़ाई के लिए। तो ये चीज़ थी। तो इधर भीड़ पे ना मेन काम जो करने आए हैं ना, हम इंदौर में क्यों रह रहे हैं, सब कुछ ना कुछ पर्पस है किसी का। कोई पढ़ने के लिए रह रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए रह रहा है, कोई जॉब के लिए रह रहा है। राइट। अब जैसे कोई पढ़ाई करने के लिए आया है, तो भाई आपकी पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही? तो कुछ का है पढ़ाई नहीं हो रही, बाकी सब हो रहा है, तो वो वाली चीज़ है। हाँ। तो भाई ये गलत है ना। हमको हमारे माँ बाप ने यहाँ क्यों भेजा है, हम किस लिए आए हैं इधर, वो चीज़ हमको समझनी चाहिए। हमको लगता है नहीं यही तो लाइफ है एंजॉय करने की। भाई एंजॉय करो ना, लेकिन अपना साथ में काम भी करो ना जो करने आए हो। भाई आप अगर आज नहीं करते ना, लाइफ में आपको कभी ना कभी जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। आप बिना मेहनत के ना लाइफ में ऐसे सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो एक बार मेहनत करनी है, वो समय अभी है। और आप बोलते हैं ना एंजॉयमेंट, भाई लाइफ में बहुत एंजॉयमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में कर लो, पहले अचीव कर लो। और वो चीज़ है ना कि हमारी गलतियाँ क्या है कि हम जो एज होती है ना ये 20 से 30 वाली, हाँ। यहाँ एंजॉयमेंट करते हैं। फिर 30 के बाद जब माँ बाप को हमारी ज़रूरत होती है ना, तो हम रिग्रेट करते हैं कि हम कहाँ हैं, क्यों नहीं कर पाए वाली चीज़। राइट। और सबके माँ बाप की वही है कि हेल्थ इशूज आएंगी, दुनिया भर की समस्याएं आती हैं। फिर 30 के बाद हम सोचते हैं हमने क्यों नहीं किया, हमने ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि 20 से 30 साल में हमें ना अपनी लाइफ को ना एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म देना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है, एटलीस्ट ट्राई करें ना। तो सेम चीज़ है कि इधर जो आते हैं, आप यहाँ पढ़ाई अगर नहीं करते, पढ़ने आए हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे भाई, किसी और को नहीं दे रहे। कि फ़ोन पे मम्मी को बोल दिया मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लाइब्रेरी में, और आप कहीं और घूम रहे हो। राइट। भाई ये गलत है। आप उनको झूठ नहीं बोल रहे, आप खुद से झूठ बोल रहे हो। और लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना किसी भी चीज़ में, भाई खुद से झूठ बोलना छोड़ दो। सही बात। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, पैदा भी अकेले ही हुए हो, जाओगे भी अकेले ही। खुद के साथ ही नहीं दे रहे तो फिर क्या मतलब। और माँ बाप भाई बहुत उम्मीद करते हैं, आप उस बात को समझें। सब बहुत उम्मीद करते हैं, मतलब क्या नहीं त्यागते, वो हर कुछ त्याग देते हैं आपके लिए कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है। तो वो फटे कपड़े पहन रहे, पुराने कपड़े पहन रहे, कोई चीज़ नहीं ले रहे। मम्मी भी ऐसी सब रह रही, पापा भी सब ऐसे, सबका यही हाल है। सबके माँ बाप यही करते हैं अपने बच्चे के लिए। सब हम भी कभी पेरेंट बनेंगे तो हम भी यही करेंगे। लेकिन बात ये है ना कि वो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। राइट। भाई हम अभी इस एज में है ना कि हमको अपने माँ बाप को ना एक अच्छी लाइफ देनी है, उसके लिए ट्राई करना है ना। करेक्ट। हम अपने लिए तो करते ही करते हैं। सही भाई वो इंसान ही क्या जो खुद के लिए बस जिए। आप पहले अपने आप को बेहतर बनाइए, फिर आप परिवार को बेहतर बनाएंगे, तभी तो समाज में जा पाएंगे, उनके लिए कुछ कर पाएंगे। आप खुद में ही बेहतर नहीं है, खुद को ही संभालना पड़ रहा है आपको, आप फैमिली नहीं संभाल पा रहे, फिर आगे आप क्या कर पाओगे। राइट। भाई बाहर की दुनिया में ऐसे ही युवाओं की आवश्यकता है ना कि पहले वो खुद संभलें, फैमिली को संभालें, फिर बाहर कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं सुधार, तभी तो आएगा। राइट। और माँ बाप की उम्मीदें हैं भाई, उनको आप ना ऐसे इग्नोर ना करें। राइट। जैसा आपने अभी पहले भी बोला कि आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, रिलेशनशिप बना रहे हो, वहाँ उधर हर कोई हर दिन हर रोज़ कोई मर रहा है। राइट। आप और मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट को अपने माँ बाप का स्ट्रगल नहीं भूलना चाहिए कि वो उनको यहाँ कैसे भेज रहे हैं, किन परिस्थितियों में। इस पे भाई ऐसा है कि आप जहाँ से आए हो ना, उस जड़ को मत भूलो। हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। उस चीज़ को दिमाग में रखो कि आपके माँ बाप किस अवस्था से इसमें आए हैं और आपको उनको क्या करना है। तो सिंपल सा है कि माँ बाप ने आपको ऐसी लाइफ दी है ना, तो आप आगे आने वाली पीढ़ी को
और उससे बेहतर करो, तभी उनकी मेहनत काम की सफल होती है। वो खुद से उनका नहीं है कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, भाई उन्होंने अपनी लाइफ स्ट्रगल कर ली है, वो कर लेंगे। वो आपको अच्छा बेहतर देखना चाहते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ बेहतर देखना चाहते हैं। तो वो मुझे लगता है कि स्टूडेंटों को ध्यान रखनी चाहिए। वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग, इसके बारे में एक सिग्नेचर क्वेश्चन है, आई होप आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले मुझे एक जो चीज़ आपसे बात करनी है वो ये कि ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चे को करनी चाहिए अगर वो पीएससी की तैयारी कर रहा है तो? पीएससी की तैयारी कर रहा है तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई ये स्मार्ट वर्क का खेल है। स्मार्ट वर्क का खेल है, आपको स्मार्ट वर्क से करना पड़ेगा और अंदर ना वो जुनून रखना पड़ेगा। मुझे ना स्टूडेंट में ना वो जुनून मिसिंग होता है, वो स्पार्क जो होता है ना कुछ करने का, वो मिसिंग दिखता है। भाई जिसके वही है कि जिसको भूख लगी उसको रोटी दिखेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। करेक्ट है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपकी प्रायोरिटी आपको समझनी पड़ेगी। प्रायोरिटी क्लियर है, गोल मिलेगा आपको। ये है। नाउ हियर इज द सिग्नेचर क्वेश्चन। सिग्नेचर क्वेश्चन ये है कि आप 2 बार डीएसपी पे सिलेक्ट हुए हो, आपने बहुत मेहनत की। आई एम श्योर जितने भी लोगों का नाम है लिस्ट के अंदर, चाहे वो रैंक 1 हो चाहे लास्ट कोई पोजीशन पे हो, रैंक और पोस्ट मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपने बहुत मेहनत की है, उसका सबूत है। और जो लोग लिस्ट में नहीं भी है उन्होंने मेहनत हर इंसान ने की है। अब आपकी मेहनत सफल होने के बाद जिस दिन आप ट्रेन हो जाओगे, ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, जिस दिन आप फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस आपका होगा, जब आप ऑफिस ज्वाइन करोगे, अपने ऑफिस पे जाओगे, उस चेयर पे बैठोगे, उस दिन आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हो? मुझे तो ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है शिक्षा के क्षेत्र में करना है भाई। ओके। मतलब मैं जिस भी पोस्ट में जाऊँ, अभी वर्तमान में डीएस में हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ लोगों की उतनी मैं करूँगा। क्योंकि लाइफ, अगर आपकी लाइफ बदल सकती है ना तो वो एजुकेशन है। एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती आपकी लाइफ चेंज। राइट। मेरी जो लाइफ है इसका एग्जांपल सीधा सा है, मेरे पिताजी की लाइफ एजुकेशन ने चेंज की, उसके कारण मैं यहाँ हूँ। राइट। तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो मुझे लगता है भाई सबको मैं उपलब्ध करवाऊँगा, कोशिश करूँगा जितनी करवा सकता हूँ। राइट, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर हमारी पूरी ऑडियंस ने पॉडकास्ट एंजॉय किया है। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। जैसे मैं अपन तो हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। राइट। तो एक बहुत अच्छा फ्रेंडली नेचर है आपका, तो वो मुझे बहुत अच्छा कुछ सीखने को भी मिलता है आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ है। और ये जो पॉडकास्ट है आप जब से शुरू किए थे तब से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सबसे मेन चीज़ है कि आप जिस उद्देश्य से ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि लोगों तक बात पहुँचे, वो मोटिवेट हों, वो भी मेरा ही लक्ष्य है। तो आप इस प्लेटफॉर्म में मुझे बुलाया तो वो संदेश जो जाएगा मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। अब राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई फॉर बीइंग ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर हम आगे भी ऐसे पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। आई नो ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में आप आने वाले पॉडकास्ट में क्या क्वेश्चंस चाहते हैं वो हमें बताएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि दीपक भाई के साथ हम और ऐसे पॉडकास्ट करें तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इन्हें फिर से इनवाइट करेंगे, फिर से बात करेंगे आपके सवालों पे आपके लिए। ऑल्सो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है, जहाँ से आपको मिलेगी फ्री MPPSC का काउंसलिंग, जहाँ पे आप आपकी तैयारी को और बेहतर कैसे कर पाएँ। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस पर आपसे बात कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। मेक श्योर यू सब्सक्राइब इंडियन एस्पिरेंट शो। इस एपिसोड को शेयर कीजिए हर उस एस्पिरेंट के साथ जो PSC की तैयारी कर रहा है। थैंक यू वंस अगेन।